हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। गाइस, मेरी ना आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग जो है मेरी चैनल जो है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। गाइस, अगर ऐसा क्या मैं बोलूँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट डालने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी करना, फिर उसको खुद अच्छे तरीके के साथ पढ़ना हो ताकि उसको पढ़ा सकें। एक वीडियो को बनाने के लिए 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन रहे ना। तो प्लीज़ गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी-अच्छी वीडियोस और अच्छे-अच्छे कंटेंट में बना सकूं, जिससे क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिले, नॉलेज भी अच्छी मिले। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। उसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये क्लास 11th का भी सिलेबस है और साथ साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। कुछ कुछ मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताऊंगा और मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि कंप्लीट अभी नेट का एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो हो जाएगी इसमें भी तैयारी। अगर आप इसको पूरा एकदम से पढ़ोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं, तो आप आराम से जो है नंबर गेन कर सकते हो इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो वो इंडिया में अलग अलग फेजेस में हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ फेजेस के नाम लिखे हैं। तो सर, सबसे पहला फेज है दैट इज एंशियंट पीरियड, है ना। एंशियंट पीरियड में क्या था, जो फिजिकल एजुकेशन है उसके जो रूट्स मिलते हैं वो बहुत ही पुराने मिलते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेदास या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर रेसलिंग हुआ करती थी, कुश्ती और कुछ और अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज जो थी वो एक एजुकेशन की इंटेग्रल पार्ट मानी जाती थी इस पीरियड के दौरान। तो जो पूरा का पूरा जो जोर था इस पीरियड में वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे दिया जाता था। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, अब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, जिसमें फिजिकल, मेंटल या फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंशियंट पीरियड में हमें दो चीजों के बारे में डेट्स याद रहनी चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है दैट इज वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन इज एपिक पीरियड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैदिक पीरियड की जो डेट है दैट इज 2500 BC टू 600 BC एंड एपिक पीरियड जो है वो है 600 BC टू 320 BC। BC मींस बिफोर क्राइस्ट। तो ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगेगा कि आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसके बारे में एक अलग से चैप्टर बना के, अलग से एक वीडियो बना के जरूर पोस्ट करेंगे। अगर आपको लगा तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। तो जो सेकंड पीरियड था, मेडिवल पीरियड, बीच का पीरियड है ना। अब मेडिवल पीरियड के में क्या हुआ, जो फिजिकल एजुकेशन थी वो कंटिन्यू प्रैक्टिस होना शुरू हो गई। ठीक है, कुछ वेरिएशंस इसमें इन्वॉल्व हुए, है ना। क्यों वेरिएशंस इन्वॉल्व हुए, क्योंकि अलग अलग रूलर्स आए थे इसमें। ठीक है, एक मिनट, अलग अलग रूलर्स आए थे, यानी कि पर्शियन हो गया, मुगल्स हो गए, ठीक है। तो राजपूत पीरियड भी बोल सकते हैं इसमें हम। ठीक, तो ये पीरियड्स जो थे इनकी इन्वॉल्वमेंट होने शुरू हो गई और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को किस तरह से इन्वॉल्व कराया, किस तरह से इसको डेवलप कराया। जैसे उन्होंने हॉर्स राइडिंग का कंसेप्ट लाया, घुड़सवारी का, स्वॉर्डमैनशिप, है ना, तलवारबाजी का लाया, हंटिंग लाई। तो जो फिजिकल ट्रेनिंग के पार्ट बन गए। तो मेडिवल पीरियड में भी कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जैसे मैं बता देता हूं आपको कि राजपूत पीरियड हो गया एक, राजपूत पीरियड, ठीक है। इससे पहले, राजपूत पीरियड से पहले आप लिख लो बुद्धिस्ट पीरियड, 3B कर लो, बुद्धिस्ट पीरियड, राजपूत पीरियड, ठीक है, एंड देन द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड। तो जो बुद्धिस्ट पीरियड की जो डेट है दैट इज 540 BC टू 400 BC। ये आ गया 750 AD टू 1200 AD एंड मुगल पीरियड जो है वो रहेगा 1524 AD टू 1730 AD।
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सबसे पहले आया वैदिक पीरियड, देन एपिक पीरियड, देन बुद्धिस्ट पीरियड, देन राजपूत पीरियड एंड देन मुगल पीरियड। ठीक है। देन आता है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड बोले या फिर अगर इसको हम ब्रिटिश पीरियड बोले तो कोई गलत चीज नहीं होगी। तो ये कॉलोनियल पीरियड या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था वो उसने एजुकेशन सिस्टम को पूरा हिला दिया था, पूरा ही मतलब चेंज कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन भी शामिल थी। जो ब्रिटिश पीरियड था, जो अंग्रेजों का पीरियड था, उन्होंने यूरोपियन स्टाइल फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये यूरोपियन स्टाइल फिजिकल एजुकेशन क्या है, इन्होंने फोकसिंग, इनकी गेम कौन कौन सी फोकस होती थी, जैसे मान यूरोपियन में अब क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया या फिर एथलेटिक्स हो गया। इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस को डेवलप किया जिसमें स्पोर्ट्स की और फिजिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक क्या था, ये ज्यादातर कौन से एरियाज को टारगेट करते थे, जो एलाइट एरियाज हो गए या फिर जो अर्बन एरियाज हो गए, ये उन्हीं तक ही इनका लेवल जो था वो लिमिटेड था कॉलोनियल पीरियड का। अब कॉलोनियल पीरियड को आप ब्रिटिश पीरियड भी कह सकते हो। तो ब्रिटिश पीरियड जो है उसकी भी डेट आप लिख सकते हो अगर लिखनी है तो। जो ब्रिटिश पीरियड है इसकी डेट रहेगी 1658 एडी टू 1947, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस। देन द फोर्थ पीरियड इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, आफ्टर 1947 भी कह सकते हो। ये जो हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है आज का, हम इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करने जा रहे हैं और पूरा ब्रीफ बात करेंगे इस बारे में। तो जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो फोकस, इंडिया का फोकस किस पे था, प्रमोट करना फिजिकल एजुकेशन को एज द पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, ठीक, प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को, फिजिकल फिटनेस को। जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, उन सब में स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करने के लिए अब इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खैर इस बारे में हम आगे बात करेंगे। वो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को, डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करें, प्रमोट करें। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का एरिया जिसमें हम अब बात करने वाले हैं कंप्लीट बारे में, तो वो अभी नेक्स्ट इसमें मैं बताऊंगा। देन फिफ्थ पीरियड का एक हल्की सी झलकी देख लो आप। फिफ्थ पीरियड जो था दैट इज मॉडर्न एरा, जो आज का एरा है। मतलब अभी जो देखो इन रिसेंट डेकेड्स में देखो कि कितनी अवेयरनेस बढ़ गई है फिजिकल एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस हमारे पूरे देश में कितनी बढ़ गई है। जो गवर्नमेंट ने कितने सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया, कितनी सारी पॉलिसीज को फ्रेम किया, स्कूल करिकुलम में डाला, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, एक ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट किया, बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रमोट करना शुरू किया। कितने सारे एफर्ट्स बनाए गए जिससे टैलेंट हंट किया जा सकते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया कैंपेन, मतलब कितने सारे प्रोग्राम्स जो थे वो मॉडर्न एरा में, आज के जो एरा में वो है। तो आपके लिए जो मेन इसमें जो चीज रहेगी सबसे ज्यादा याद करने की, वो ये रहेगी कि जो ये पीरियड्स के जो मैंने डेट्स लिखी हैं, ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले जो पीरियड था वैदिक पीरियड, 2500 BC टू 600 BC, ये मैंने पूरी डिटेल लिख दी, आप इसको नोट डाउन करो और इसको याद करो। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आपको डेट याद करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप जो है नाम के अकॉर्डिंगली वैदिक वेद, सबसे पहले वेद पढ़े जाते थे, 4 वेद है ना। देन एपिक पीरियड था रामायण महाभारत का, बुद्धिस्ट आए, राजपूत आए, देन मुगल आए, मुगल के बाद ब्रिटिश लोग आए, देन उसके बाद हमें आजादी मिली। तो इसमें आप ये ट्रिक जो है सीक्वेंशियल वाइज में आप इसको याद कर सकते हो इजीली। देन हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमें आजादी मिली क्या क्या चीजें हुई, देखो सबसे पहले तो यही था कि इंस्टीट्यूशन में पेन चेंज कर देता हूँ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या था, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट हुई इंस्टीट्यूशंस की। इंडियन गवर्नमेंट ने फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को पहचाना, कितनी इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, LNIP बनाया गया, HPPM बनाया गया। खैर इसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो जो मिनिस्ट्री थी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाज फॉर्म्ड, है ना, वो बनाएगी जिससे पूरे देश में स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज हो रही हैं नेशनल लेवल पे उसको देखा जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको ओवरसी किया जा सके। देन सेकंड वन था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई। अब
ये स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई थी 1984 में, ठीक है। इसने क्या किया, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया कि जिससे स्पोर्ट्स को और फिजिकल एजुकेशन को डेवलप किया जाए। इनका क्या काम था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाना, एक पॉलिसी जो था ना, सॉरी एक फ्रेमवर्क बनाना जिससे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए। जो पॉलिसी का जो एम था, वो एम क्या था, आइडेंटिफाई करना टैलेंट को, ठीक है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, और प्रोमोट करना स्पोर्ट्स को अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे, मतलब ग्रास रूट लेवल हो गया, उसका अपर रीजन हो गया, हायर हो गया, और हायर उसको प्रमोट करना। देन द थर्ड वन इज इंटेग्रेशन इन एजुकेशन। इंटेग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ही है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो उसको इंटेग्रेट किया गया है स्कूल करिकुलम में। स्कूल करिकुलम में इंटेग्रेट करने के पीछे यही था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जो बच्चों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल का स्टार्टिंग से ही बच्चों में एक जोर लगाया जाए कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। बहुत सारे स्कूलों ने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया क्लासेस में, है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का एक एक सब्जेक्ट डाला। देन था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने ही है, कितना डेवलप हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। मतलब उसमें क्या क्या था, जैसे स्टेडियम्स हो गए, है ना, स्टेडियम्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज हो गई साई, है ना, टू स्पोर्ट्स एथलीट, और एनकरेज करें कि पार्टिसिपेशन करें स्पोर्ट्स में, गेम में आए, खेलें, गेम खेलें। देन प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट। देखिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जो बहुत पुराने से खेले जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए थे जिससे रिवाइव। अब देखो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऐसे थे जो हमने खेलना ही बंद कर दिया। अब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मतलब कि वो एक खेलते पट्टू पट्टा टाइप का, दैट इज ट्रेडिशनल स्पोर्ट। वो गिलास रख के गिलास में वो मारते, बॉल मारना, दे आर ऑल ट्रेडिशनल, जिसको हम रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल गेम भी कह सकते हैं। वो बच्चे फित्ती खेलते हैं, है ना। तो ये सब ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ही हैं अपने। तो ये तो एक तरफ से बंद हो गए थे। अब बहुत सारे एफर्ट्स बनाए गए ताकि इन स्पोर्ट्स को फिर से रिवाइव किया जा सके। इसके लिए एक एसोसिएशन भी बनी थी वर्ल्ड लेवल पे, WREA करके, WREA। ये साउथ कोरिया में इसका हेड है, यानी कि इसको बोला जाता है वर्ल्ड रिक्रिएशनल एजुकेशनल एसोसिएशन। इन्होंने ट्रेडिशनल गेम्स और रिक्रिएशनल गेम्स को प्रमोट कराने में बहुत मदद की थी। इसको इन्होंने इंडिया में चैप्टर्स भी दिए हुए हैं। तो उसके बाद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट कराना, ठीक है, रिवाइव करवाना उनको। इनका एम क्या था, मतलब व्हाट इज दियर एम, उनका एम था कि प्रेजर्व करो जो कल्चर हेरिटेज है, मतलब प्रेजर्व दी कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल जो हमारी धरोहर है, ठीक है, उसको प्रिजर्व कराना, और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, जो डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फिजिकल एक्टिविटी को लेके। ये सब काम किसका था, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। ये हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में सारा काम हुआ है। देन इंटरनेशनल सक्सेस। अभी देखो बहुत सारे गेम्स और इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनली खिताब जीते हैं, हम लोगों को रिकॉग्निशन मिली हुई है, ठीक है। अब देखते हो इस ओलंपिक्स में हम लोग गोल्ड मेडल ला रहे हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल ला रहे हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो ये जो सारी अचीवमेंट है ये इंडियन स्पोर्ट्स की वजह से रेज हो रही है ना। एंड वो इससे क्या हो रहा है, इससे मेन फायदा क्या हो रहा है कि जो पार्टिसिपेशन हो रही है स्पोर्ट्स पे वो बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है। देन नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है फिजिकल एजुकेशन को कि वो उसको प्रोफेशनल बनाना है, स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल बनाना है ना। जितने भी एथलीट्स हैं, अब अलग अलग गेम्स के एथलीट है, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिल रही है, कोचिंग उनको पर्टिकुलरली कोचिंग मिल रही है, पर्टिकुलरली एक स्किल को इंप्रूव करने के लिए अलग अलग तरह से कोचिंग मिल रही है। सर्विसेज उनको ऐसी ऐसी मिल रही है कि जिससे उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, वो दे आर बिकमिंग द प्रोफेशनल, है ना। सो ये प्रोफेशनलाइजेशन हुआ। देन अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। अब अवेयरनेस तो आपको पता है कितनी
कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है जब फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की जाती है। तो जो स्पोर्ट्स है वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है हमारे पूरे लोगों में कि कितनी जागरूकता फैल रही है खेलों के प्रति। जितने ज्यादा लोग जो है स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी उतनी ही अच्छी और उतनी ही हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो देन द लास्ट वन इज चैलेंजेस। अब देखिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कोई चैलेंज ना आए। अब मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मेरे को अब फंबल बच जाता है, डर लग जाता है बोलने से कैमरे के सामने, ऐसे पढ़ाना और वर्चुअली पढ़ाना बहुत डर लगता है। कितनी बारी मुझे फिर से रीटेक करना पड़ता है, कोई चीज़ गलत हो जाती है। जैसे अभी नया पेन लिया, ये अभी कंट्रोल में से हैंडल नहीं हो रहा अच्छे से। तो बहुत सारी चैलेंजेस तो फेस करनी ही पड़ती हैं। जब जितनी भी प्रोग्रेस होंगी तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन इसमें चैलेंजेस का क्या था कि फंडिंग इनएडिक्वेट थी, पैसा नहीं होता था। अब रूरल एरियाज की बात करें, उन्होंने भी अर्बन एरिया, अगर ब्रिटिश पीरियड की बात की जाए, उन्होंने भी अर्बन एरिया पे फोकस किया, रूरल एरिया पे फोकस नहीं किया। अब रूरल एरिया पे फोकस ना करने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम बने वहां पर, ठीक है। कोचिंग जो थी वो लिमिटेड रह गई। तो ये सब जो था, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ये सब चीजों का जो था इतना काम हुआ था। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मे भी हो सकते हैं कुछ और पॉइंट्स हो, बट अकॉर्डिंग टू द 11th क्लास सिलेबस इट इज मोर देन एनफ, बहुत ज्यादा है। तो ये आप कंसेप्ट डाल सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में अब कुछ कमेटीज फ्रेमवर्क हुई थी। जो मेन चीज है, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर आ गए हैं। इस समय मेन टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है पहला, जो ताराचंद कमेटी, ताराचंद कमेटी, इसमें मैंने कुछ लिखा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एट देयर 14th मीटिंग, इन्होंने 14 इनकी जो 14th मीटिंग हुई थी, ये 14th मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 1948, जिन्होंने एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि सेकेंडरी एजुकेशन हमारी कंट्री में, हमारे देश में सेकेंडरी एजुकेशन का क्या, कितना मतलब कहां तक पहुंचती है, उसका स्टैंड कितना है सेकेंडरी एजुकेशन का। अब एजुकेशनल सिस्टम का तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एजुकेशन होना, एक पढ़ाई और आपको शिक्षित होना तो बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जो बोर्ड ने एक रिजॉल्व किया, एक कमीशन जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था एक कमीशन को, जिनका काम क्या था, पहला काम था रिव्यू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। जो उस समय जो करंट पोजीशन क्या थी सेकेंडरी एजुकेशन की, उसको रिव्यू करना, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा नंबर, उन्होंने रिकमेंडेशन देनी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम अभी तक है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कमीशन बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जब रेजोल्यूशन हुआ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का एजुकेशन में, सॉरी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो रेजोल्यूशन हुआ, उन्होंने कुछ बाद में कंक्लूजन दिए थे, कुछ रिकमेंडेशंस दी थी अपने में। तो बहुत सारी एक रिकमेंडेशन दी थी, तो मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की है। पहले नंबर क्या किया था कि एडमिशन टू द डिग्री कोर्स शुड बी प्रिसीडेड बाय द कोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 12 ईयर्स। मतलब अगर आप लोग किसी डिग्री कोर्स में जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मतलब 12th तक आपको पढ़ाई करना जरूरी है। 12 साल आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। सेकेंड नंबर था द टीचिंग ऑफ द फेडरल लैंग्वेज शुड बी स्टार्टेड एट द एंड ऑफ द जूनियर बेसिक स्टेज एंड शुड बी कंपल्सरी थ्रू आउट द प्री सेकेंडरी स्टेज बट मे बी ऑप्शनल देयर आफ्टर। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें तो कोई इतना इलेबोरेट करने की जरूरत है नहीं है, क्लियरली बिल्कुल सिंपल मीनिंग में लिखा हुआ है। देन देयर शुड बी वन पब्लिक एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी स्टेज। द यूनिवर्सिटीज में फॉर एडमिशन पर्पस ले डाउन सच कंडीशंस एज दे डीम फिट। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको चाहो तो आप इसको इजीली आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने रिकमेंड किया था ताराचंद ये कमीशन ने, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमीशन अपॉइंट की थी कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या पोजीशन है, क्या अभी तक कितना उसका डेफिशिएंसीज कितनी है, तो इस बारे में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। तो पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर एंड आफ्टर। एवरी 5 years देयर शुड बी अ रिफ्रेशर कोर्स, हर 5 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स हो। देयर शुड बी ऑल इंडिया काउंसिल एट द सेंटर टू एक्ट, वो ऑल इंडिया काउंसिल जो होगी वो एक्ट करेगी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की, ठीक है। Youth movement, scout movement should be encouraged in all schools. Education should be one of the subjects in the university course of studies. जो ताराचंद कमेटी है, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि इसकी डेट, इसका ईयर,
ठीक है, जो ताराचंद कमेटी थी दैट इज 1948 1948 में ताराचंद कमेटी जो थी वो बनाई गई थी। अब ताराचंद कमेटी ने फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या किया, ये तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए, एस्टेब्लिश किए, जिन्होंने डिग्री कोर्स यानी कि बैचलर कोर्स हो गया, मास्टर्स कोर्स हो गया, वो बनाए, वो एस्टेब्लिश किए। देन उन्होंने, वही बात हो गई पीजी कोर्स, बैचलर्स कोर्स यहाँ पे आपका आ गया बीपीई, जिसे हम आज के टाइम पे बीपीईएस कहते हैं, ठीक है। देन एमपीएड, इसमें आप बीपीएड भी डाल सकते हो, ठीक है, एमपीएड हो या फिर एमपीएस हो। ठीक है, एडिशनल ट्रेनिंग कोर्स। तो ये सब किसका था, ताराचंद कमेटी का। देन सेकंड वन इज राजकुमारी अमृत कौर स्कीम। मैंने इसमें कुछ एडिशनल स्कीम्स और एडिशनल बातें भी लिखी हैं जो आपको कहीं में भी हो सकता है बहुत रेयर बुक्स में मिले या फिर रेयर जगह मिले आपको। ये सारी कमेटीज मैंने इसमें डाली हुई हैं, आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। तो सेकंड वन इज राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। जो ये राजकुमारी थे, ये राजकुमारी थी जो ये शी वॉज एन आउटस्टैंडिंग लॉन टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस प्लेयर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे कंट्री के, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर भी बने, ठीक है। 1953 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 1953। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनिशिएटेड अ नेशनल कोचिंग स्कीम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। जो ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का, was to provide training to the athletes in various games and sports। मेन तो वही था कि ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एथलीट्स को, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स की। अभी क्या होता था कि कोई कोचिज नहीं होते थे, क्वालिफाइड कोचिज नहीं होते थे उस समय पे। तो सो द टास्क ऑफ द कोचिंग वाज एंट्रस्टेड टू दोज पीपल हु हैड मार्क इन दियर स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट। अब मतलब उस समय कोई स्पेशलाइज्ड कोचेज ना होने के कारण जो लोगों ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया होता था, जिनको ऑलरेडी जो खेल कर आए होते थे, उनके बारे में बेसिक्स की पता होता था, उन्हीं को कहा जाता था कि चलो भाई आप कोचिंग दे दो। The players like Dhyanchand and A.G. Ram Singh was working under this scheme and the scheme received wide popularity. Some foreign coaches were also hired on the contract basis. कुछ foreign coaches को भी contract basis पे hire किया जाता था for the job of coaching. The number of short-term coaching camps were organized for the school and college students. Government of India sanctioned 75,000. ये देखने वाली चीज है कि 75,000 रुपए, 75,000 जो था वो प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया था। तो और ये 4 लाख रुपीज टू दी कोचिस को भी प्रोवाइड करती थी ये स्कीम पैसों को। तो मेन क्या था कि अमृत कौर जो थी वो 1953 में लॉन्च हुई थी। जो राजकुमारी अमृत कौर थे वो लॉन टेनिस प्लेयर थे, ठीक है, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी बने बाद में। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एथलीट्स को अलग अलग गेम्स और अलग अलग स्पोर्ट्स में। देन इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। अब इसके बारे में ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है इस स्कीम के बारे में, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में 1954 भी कहा जाता है और कुछ कुछ में इसको 1950 भी कहा जाता है। तो मैंने इसको 1950 लिखा है। तो मे भी अगर आपको कभी ऑप्शन दिखता है कि 1954 और वहां पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात हो रही है तो आप जरूर 1954 पे क्लिक मारो। अगर 50 नहीं दिया गया तो पहली प्रेफरेंस 50 ही रखो, बिकॉज 50 इसका है डेट। काफी बुक्स में जो है 50 लिखा हुआ और कुछ बहुत रेयर बुक्स में जो है वो 54 लिखा हुआ है। तो दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव। देखने वाली बात है, अगर कभी असर्शन और रीजनिंग वाले में आता है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझे। इस बोर्ड में क्या था, 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट। हर एक स्टेट का इस बोर्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा और कुछ एक्सपर्ट्स होंगे फिजिकल एजुकेशन के, और कुछ मेंबर, बहुत कम मेंबर्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बिलोंग करते होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई होगी, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट का। दिस बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन द फिजिकल एजुकेशन। अब जो फिजिकल एजुकेशन के जो इश्यूज हो रहे हैं हमारे देश में, उसको बताने वाला कौन है, उसको बताने वाला है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। देखिए, एस्टेब्लिश्ड इन 1950, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन
1950 by the government of India to advise the government on the coordination of all the programs and activities in the field. वही बात हो गई कि फिजिकल एजुकेशन के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो अच्छा काम हो रहा है, चाहे कुछ उसमें नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, वो सब बातें कौन बताएगा? वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन ही बता सकता था। ये बोर्ड जो है आल्सो रिकमेंड्स द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है फिजिकल एजुकेशन के और रिक्रिएशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट इस बारे में बात करूंगा मैं आगे नेक्स्ट। तो इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वही बात हो गई, ये मैंने पहले बता दिया। अगर जब ये बात हो रही है तो ये क्लियर ऑब्जेक्टिव आ जाता है इनका। रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। इश्यूज है, अगर कोई चीज दिक्कत आ रही है तो उसका हल भी तो देना ही पड़ेगा, और उसका हल कौन देगा? वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ही देगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड वाज टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। यस, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट देना जरूरी है, एक एलिमेंट्री में, मिडिल में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेवल में। तो ये सब था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। देन नेक्स्ट वन इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ये बनी थी 1954 में। देखिए, मैंने बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप रखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी मुश्किल ना आए, ठीक है। तो पहले ताराचंद कमेटी आई, राजकुमारी अमृत कौर आई, देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन आया, देन उसके बाद आया ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट। बिल्कुल इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर स्कीम जो है जो सबसे ताराचंद कमेटी है दैट इज 1948, राजकुमारी जो है वो 1953। इसका वो मैंने 1950 बोला बट कहीं 1954 बोला था, 1950 आपने याद रखना है। देन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स जो है 1954। इसका क्या काम था? 1954 में एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। जितने भी स्पोर्ट्स क्लब बनाए हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाए हैं, उनके प्रेसिडेंट्स की एक मीटिंग बनाई जाती है, और ये बनाई जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसमें आप जरूर जाना, मैं इसमें लिंक जरूर डालूंगा, आप वो शॉर्ट वीडियो एक बार जरूर देखना। मैंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है इनके ऊपर, शॉर्ट वीडियो है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एंड रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द कंट्री। नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल एक्टेड एज अ लायजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल फेडरेशन। जो ऑल इंडिया काउंसिल का जो एम था, द मेन एम इज टू रिसर्च ऑन द गेम्स। अभी गेम्स में कैसे कैसे टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स जो उसमें और आ सकती है जिससे इम्प्रोवाइज्ड हो सके और प्लेयर्स के, एथलीट्स के स्किल्स को हम इंक्रीज कर सकें, साइंटिफिक मेथड्स हम यूज कर सकें। तो ये सारा काम किसका था? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का था। दिस काउंसिल आल्सो ऑफर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। पैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना जरूरी है स्पोर्ट्स फेडरेशन को। अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास फंड्स नहीं होगा, वो टूर्नामेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पोर्ट्स प्लेयर्स एथलीट्स को कैसे निकालेंगे। सो आफ्टर दिस, अंडर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, स्टेट काउंसिल, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल्स। ये तो हो गया ऑल इंडिया काउंसिल का स्पोर्ट, ये नेशनल लेवल पे हो गया, ये नेशनल लेवल पे हो गया। देन अपने अपने स्टेट के लेवल पे स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल्स बने। अब स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर भी कौन आया? डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल्स आए। तो ये एक तरफ से ये हिरार्ची बनी है, ऊपर सबसे ऊपर नेशनल, नीचे बीच में नीचे स्टेट, स्टेट के नीचे कौन? डिस्ट्रिक्ट। सो सबसे पहले जो चेयरमैन थे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के, वो थे एडमायरल जनरल, ये रिटायर्ड के.एम. करप्पा। तो इनका नाम आप जरूर लिखिए, जरूर याद करिए। एडमायरल जनरल के.एम. करप्पा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल्स ऑफ स्पोर्ट्स। Then the next one is National Plan of Physical Education and Recreation, and this was established in 1956. यहाँ लिखी है ये डेट, ये ईयर लिखा है। To promote and popularize indigenous physical activities, and the plan was adopted by the Union Education Ministry 1956 on the advice। ये बनाया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन की मदद से बनाया गया था नेशनल प्लान फिजिकल एजुकेशन का और रिक्रिएशन का। इसमें इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव से? पहला था कि फैसिलिटीज को डेवलप करना, जो ट्रेनर्स हैं, मतलब जो टीचर्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनको ट्रेन करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना। This one is the first facility. Then the second one is institution of scholarships for the research in physical education.
रिसर्च करने के लिए फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी, उस समय एमफिल बहुत हाई था, एमफिल पीएचडी या फिर मास्टर्स में भी कर सकते थे। कंडक्ट ऑफ नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, ये नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव जो थी ये 1959 में बनाई गई थी एंड 1959, हाँ इसका जो नाम था ना नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव का, ये चेंज हुआ था, इसको बनाया गया था नेशनल फिटनेस प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है नेशनल फिटनेस प्रोग्राम, ये मैं बताता हूँ अभी आपको आगे। देन सेमिनार्स हो, सेमिनार्स के साथ साथ ये एक कॉन्फ्रेंस भी और कॉन्फ्रेंसेस भी हो। ये नेशनल प्लान था फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कॉलेजेस को, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको देना, कॉलेजेस को, जो कॉलेजेस हैं फिजिकल एजुकेशन के, जैसे LNIP है, HVPM है, ठीक है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। issuing direction to the state governments for the effective organization of physical education in state schools। अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देने वाला काम किसका था, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डेट याद रखनी है 1956, ठीक है। एम क्या था, मेन एम जो था इनका वो डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, मेन एम था स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, रिसर्च के लिए फंड्स देना, ठीक है। उसके बाद सेमिनार्स कंडक्ट कराना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कराना, साथ में वर्कशॉप्स को कंडक्ट कराना, डेवलपमेंट करना फिजिकल एजुकेशन का जो मेन है, ये वो बात आ गई। देन बात आती है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNCPE, ठीक है। फिर इसके बाद ये बना LNIPE, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देन ये बना अब जो बनता है ये है LNUPE, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये बना था 1957 में। 1957 में ये बना है, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एस्टैब्लिश द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट ग्वालियर में 1957, ऑफरिंग 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 ईयर का डिग्री कोर्स, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन 3 ईयर्स का, लेटर ऑन मास्टर्स डिग्री 2 ईयर का मास्टर डिग्री 2। देखिए 3 साल की यहाँ पे जो थी वो BPE, खासतौर पे ये अभी 11th वाले जो है ध्यान रखें, बैचलर कोर्स जो है अभी वो चेंज हो गया है, तो अब BPE जो है 3 साल की जगह अब 4 साल की हो गई है। देन 2 ईयर्स मास्टर डिग्री MPEd, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। बीपी के बाद अभी ऑफरिंग एक BPEd का कोर्स भी है। द कॉलेज वॉज नेम्ड सो इन द मेमोरी ऑफ फेमस रानी ऑफ झांसी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, द heroine of first war of Indian independence। This is only the institute of physical education being run by the central government। ये अकेला इंस्टीट्यूशन था जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही थी। सभी लोगों का जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट है उनका सपना होता है कि एक बार ही जो है इस कॉलेज में जाएं अंदर। मेरा खुद की बहुत तमन्ना है, हालांकि मैं भी अभी तक एक बार भी इस कॉलेज के अंदर नहीं गया हूँ, मेरी भी बहुत इच्छा है कॉलेज में जाना। एक कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कॉलेज में जाने की, डेफिनेटली मैं जाऊँगा इस कॉलेज में। बहुत आन बान शान है ये हमारे फिजिकल एजुकेशन की। तो जो इनके फर्स्ट प्रिंसिपल थे इनका नाम था PM जोसेफ, ये याद रखने वाली बात है, ये भी आप देखें इस बारे में राइट डाउन करें। हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड ही वाज द PM जोसेफ सर। मैंने कुछ एडिशनल चीज डाली है, एक ये बहुत ही रेयर मिलेगी आपको, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। एक बार ये JK सेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट कब बनाया गया था, तो ये था 1958 में। इसका मेन काम क्या था, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को प्रमोट कराना। तो ये आप लिख सकते हैं, ये डेट देखना, ये मैं आपको बहुत रेयर मिलेगी। तो नेक्स्ट वन इज एडॉक इंक्वायरी कमेटी ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये बना था 1958-59 में, डेट लिखी हुई है वैसे मैंने ऊपर। तो ये क्या थे, जो महाराजा थे पटियाला के श्री जदविंदर सिंह, महाराजा पटियाला श्री जदविंदर सिंह, उनकी चेयरमैनशिप में एक इंक्वायरी, एडॉक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। ये क्यों बनाई गई थी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में क्या क्या कमियां आ रही हैं, क्या क्या कमियां थी, कि क्यों जो है हमारी परफॉर्मेंस वो अपग्रेड होने की बजाय डाउनग्रेड हो रही है। फर्स्ट एशियन गेम्स में क्या हुआ था कि हमने ओवरऑल जो पोजीशन थी ना, फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में हुई थी, ठीक है, 1951 में फर्स्ट एशियन गेम्स हुई थी दिल्ली में, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे आगे।
बहुत सारी बातें हमें करनी है, हम तो अभी शुरुआत की है। तो इंडिया ने ओवरऑल सेकंड पोजीशन लाई थी, ये इंडिया ओवरऑल सेकंड पोजीशन, इंडिया स्कोर्ड ओवरऑल सेकंड पोजीशन, बट आफ्टर द नेक्स्ट एशियन गेम्स 1954 मनाइला में हुआ था ये सेकंड एशियन गेम्स, 1954 में इंडिया डाउनग्रेडेड टू फोर्थ पोजीशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई थी कि हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान से हॉकी में गोल्ड मेडल मैच हार गए थे तो उसमें ही ये कमेटी बनाई गई थी, एडॉक कमेटी, एडॉक इंक्वायरी कमेटी। हारो किसी से भी लेकिन पाकिस्तान से मत हारो। तो in the view of this grave situation, the National Sports Federation, Indian Olympic Association and the Government of India, मतलब National Sports Federation NSF, Indian Olympic Association and Government of India, ये तीनों ने बहुत एक दिल पे ली बात, लेनी चाहिए कि क्यों हारे हम, हारना नहीं चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे थे हॉकी में, गोल्ड मारे हमने ओलंपिक्स में, तो हम यहाँ एशियन में कैसे हार सकते हैं, हम लोग नहीं हार सकते हम लोग। तो लेने वाली बात थी, सीरियस नोट था ये। तो उन्होंने एक कमेटी को सजेस्ट किया और उस सिचुएशन को इंप्रूव कैसे किया जाए इसके बारे में उन्होंने बातचीत करी। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। तो पहली रिकमेंडेशन क्या थी, इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स द प्लानिंग शुड बी ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बेसिस। मतलब कि कंसेप्ट आया था यहाँ पे पीरियडाइजेशन का, स्पोर्ट्स में पीरियडाइजेशन का कंसेप्ट, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, आपके बीच में इंटरवल होना चाहिए, यानी कि पीरियडाइजेशन का कंसेप्ट आपका यहाँ पे एडॉक इंक्वायरी कमेटी में आया था। देन टू प्रोड्यूस गुड कोचेज एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ वेरियस टीम एक सेंट्रल स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्पोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। दिस इज द रिकमेंडेशन, ये रिकमेंड किया था इस कमेटी ने कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो इन्होंने बोला था कि एक सेंट्रल स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट बनाओ जहां पे सारे एथलीट्स इकट्ठे हो और उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको वहां पे साइंटिफिक मेथड से ट्रेनिंग दी जा सके, उनके परफॉर्मेंस स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकते। ऑल द कोचिंग स्कीम्स शुड बी इंटीग्रेटेड एंड देयर प्रोग्राम शुड बी रेशनलाइज्ड सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स, क्या हो रहा है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स कुड बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब कि ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, ऐसी कोचिंग स्कीम्स बनाई जाए जिसमें क्या है, हमारे ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स जो हैं, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकें। मोर अटेंशन शुड बी पे टू द रूरल स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने रूरल स्पोर्ट्स के बारे में बात की है। जब से स्पोर्ट्स टैलेंट निकला है ना, स्पोर्ट्स टैलेंट के बारे में बात हुई है, तो जितने भी जो रूरल स्पोर्ट्स की जो गेम, रूरल एरिया है उनको डेवलप कराना, मेन एम जो था रूरल, क्योंकि अर्बनाइजेशन तो ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन रूरल को डेवलप कराने के पीछे जहां जो ग्रास रूट का लेवल था वो मेन तो रूरल से ही शुरू हुआ, क्योंकि उनमें तो वैसे भी एंड्योरेंस की, स्टैमिना की कोई कमी नहीं है, उनको खाली टेक्निक बताओ तो वो लोग ऑलरेडी एक्सेल, मतलब अच्छा करेंगे। तो मोर अटेंशन शुड बी पे टू द रूरल स्पोर्ट्स सिंस द स्पोर्ट्स टैलेंट कम फ्रॉम देयर। देखिए, सिंस द स्पोर्ट्स टैलेंट कम फ्रॉम देयर, point should be noted my lord, since the sports talent come from there, better sports facilities and funds should be provided for the educational institution। अगर funds के देखो, जो funds है ना वो बिल्कुल पार्ट एंड द पार्सल ऑफ कोई भी एक्टिविटी का साथ होते हैं, क्योंकि पता है फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना तो कोई चीज आगे नहीं जा सकती है। तो better sports facilities or funds should be provided, the educational institution should pay more attention to the nutritional status। यहाँ पे उन्होंने डाइट पे ध्यान दिया, डाइट पे ध्यान देना शुरू किया, डाइटिंग अच्छी करने लग गए। आहार दोगे, बैलेंस डाइट दोगे, वो हेल्दी रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। और द स्कूल चिल्ड्रन एज अ होल एंड द स्पोर्ट्स टैलेंट एज अ स्पेशल केस, मतलब स्पोर्ट्स टैलेंट एज अ स्पेशल केस। सो दिस इज एडॉक इंक्वायरी कमेटी। देन वही बात मैं आपको बता रहा था, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, जिसका नाम बाद में जो था नेशनल फिटनेस प्रोग्राम, जिसका जो नाम था बाद में नेशनल फिटनेस प्रोग्राम रख दिया था। और ये नेशनल फिटनेस प्रोग्राम जो था वो चेंज हुआ था 1980 में, 1980 में, ठीक है।
The purpose of the drive was to create awareness and enthusiasm among the masses of the country for the physical fitness. जो फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव था, इसका मेन रोल क्या था कि जो फिजिकल फिटनेस है लोगों की, एथलीट्स की फिजिकल फिटनेस है, उस पर काम किया जाए। मतलब उनकी स्ट्रेंथ, उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी, उनका एंड्योरेंस, ठीक है, ये सब जो है वो डेवलप किया जाए, क्योंकि ये सब जो है कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, है ना, जिससे जो है हम लोग की परफॉर्मेंस में बहुत असर करता है। तो National physical efficiency tests were made to assess speed, strength, agility and endurance separately for men. Naturally जो men के norms रहते हैं वो अलग रहते हैं, women के जो females हैं उनके जो norms रहेंगे वो अलग रहेंगे। ठीक, तो मैं इसका मेन चीज ये है कि नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव जो थी ये 1959 टू 1960, इसका जो नाम था वो नाम जो था वो चेंज होके बाद में रखा गया नेशनल फिटनेस प्रोग्राम इन 1980। तो इसमें क्या फीचर्स कहते हैं, नो फी एंट्री फी वाज चार्ज्ड, इट वाज अ नेशनल मूवमेंट एमिंग टू मेक फिजिकल फिटनेस कॉन्शियस, विनर्स आर अवार्डेड स्टार्स एंड सर्टिफिकेट्स इन अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, सर्टिफिकेट्स जो थे वो देना शुरू कर दिया था यहाँ पे, सर्टिफिकेट्स। द टेस्ट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स बनाए गए थे। वही बात है कि मेल का नॉर्म अलग होगा और फीमेल का नॉर्म अलग होगा। इट वाज अ नॉन कॉम्पिटिटिव फिटनेस कैंपेन, मतलब कोई कंपटीशन नहीं हो रहा फिटनेस में कि आपकी फिटनेस का कोई टेस्ट हो जाएगा तो अगर आपके स्कोर ज्यादा आए तो आप अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नॉन कॉम्पिटिटिव फिटनेस कैंपेन है। द पार्टिसिपेंट्स वर नॉट टू कम्पीट अगेंस्ट अदर्स बट टू अगेंस्ट देमसेल्व्स, अपने आप से उनको कम्पीट करना है, किसी दूसरे के साथ कम्पीट नहीं करना। अगर इंप्रूव करना है तो उसे अपने लिए इंप्रूव करना है, किसी दूसरे के लिए इंप्रूव नहीं करना है। द टेस्टिंग प्रोग्राम वाज कंडक्टेड इन कॉपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट्स का काम होता था कि प्रोग्राम को कंडक्ट करना, ठीक है, प्रोग्राम को बनाना, प्रोग्राम को अरेंज कराना, तो ये सब जो था किसकी कॉपरेशन की वजह से होता था, स्टेट गवर्नमेंट की वजह से होता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव। देन द नेक्स्ट वन इज कुंजरू कमिटी। कुंजारू कमेटी भी बोलते हैं, कुंजरू कमेटी भी बोल सकते हैं, जैसे ऐसा का प्रोनाउंसिएशन है वैसे वैसे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी वाज टू एग्जामिन द वेरियस स्कीम्स। अब इसका काम क्या था, इस कमेटी का क्या था कि जो स्कीम्स मिल रही हैं उसको एग्जामिन करो कि क्या फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन की जो स्कीम्स मिल रही हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये बनी थी 1959 में। ठीक, आफ्टर हैविंग अ डिटेल स्टडी फॉर ऑल द स्कीम्स ऑफ द कमिटी सबमिटेड अ रिपोर्ट इन 1963। कमिटी कब बनी, 1959 में बनी। रिपोर्ट कब सबमिट की थी, 1963 में रिपोर्ट सबमिट की थी। अब इस रिपोर्ट, इस कमिटी ने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए। हर एक ने रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपकी इस वीडियो पे प्लीज कमेंट करिए करें। अगर आप कमेंट करेंगे मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे क्या कमी रह रही है, तो मैं भी एक तरह से, आप लोग भी मुझे प्लीज रिकमेंड करें क्या चीजें और होनी चाहिए इसमें। इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक कंपलसरी प्रोग्राम जो है बेसिक करिकुलम का, यानी कि कंपलसरी प्रोग्राम बेसिक करिकुलम का स्कूल स्टेज पे उसको मतलब एक बेसिक करिकुलम होना चाहिए, सेम करिकुलम होना चाहिए हर स्कूल लेवल पे, वो सबके लिए एक जैसा हो, सबके लिए एक समान हो। इसके बाद इन्होंने मेन काम किया था एनसीसी के ऊपर। एनसीसी जो है वो एनकरेज की थी कुंजरू कमेटी ने। NCC should be encouraged at college level. Scouts and girls guides should be encouraged. NCC है, scout and guides से वो भी scout and guide. Recommended reorientation training program, जो सर्विस में है, जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए एक रीओरिएंटेशन का प्रोग्राम, रीओरिएंटेशन की ट्रेनिंग उनको देना। स्कूल चिल्ड्रन मस्ट पुट ऑन स्मार्ट यूनिफॉर्म्स, वेल डिसिप्लिन। यूनिफॉर्मिटी होना तो बहुत जरूरी होती है, यूनिफॉर्मिटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देखो एनसीसी में क्या होता है, एनसीसी हमने भी रखी थी, एनसीसी स्काउट एंड गाइड्स की ट्रेनिंग हमने भी करी है। आपको पता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, वो होनी भी चाहिए। इससे आपका क्या है कि एक्स्ट्रोवर्जन जो है वो आपकी बाहर आती है, पर्सनैलिटी का जो कैरेक्टर है। सॉन्ग हो गया, डांस हो गया, कैंप फायर हो गया, ड्रामा हो गया, कुछ प्ले हो गया, तो वो एनकरेज करिए एक्टिविटीज। यूथ हॉस्टल सेटअप हुए थे कुंजरू कमिटीज में। इंटरवर्सिटी यूथ फेस्टिवल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कमेटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हो गए, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हो गए, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होता है इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का, वो भी इसमें हुआ था। लीडरशिप शुड बी डेवलप इन यूथ। नेशनल एंथम, देखिए
नेशनल एंथम मस्ट बी अ रेगुलर फीचर। एनसीसी नेशनल कैडेट क्रॉप, और ये देश के प्रति तो हम सबको पता है कि ये कितने सतर्क रहते हैं और कितनी डेडिकेशन होती है। एक वर्दी डालना अपने शरीर में, वो तिरंगा होना अपनी छाती पे आगे, बहुत गर्व की बात है। तो नेशनल एंथम तो हमारी देश की आन बान शान है ना। तो ये सब जो था कंजूरू कमेटी की रिकमेंडेशन के कारण हुआ था। देन कोल कपूर कमेटी, ये टॉपिक थोड़े बड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को समझ आ रही है कि क्या चीज़ है और कैसे होना चाहिए और क्या डेट्स हैं, तो इजीली है। कोल कपूर कमेटी जो है, ये दो बंदे हैं, इनका नाम, एक का नाम एम के कोल, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज एम एन कपूर। हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो मेंबर की कमेटी जो थी, वो रोम ओलंपिक्स 1960 में रोम ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे भेजा, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव, इसका कमेटी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था कि ऑब्जर्व करना, बाकी वाले स्पोर्ट्स सिस्टम को ऑब्जर्व करो, उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, उनकी हायरार्की देखो, ठीक है। 1961 में कुछ रिकमेंडेशन दिया इस कमेटी, देखो इसने भी रिकमेंडेशन दी थी। फिजिकल एजुकेशन शुड बी मेड, अगर देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, गेम्स को प्रमोट करने के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन को इंटेग्रल पार्ट बनाना ही पड़ेगा। स्कूल करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो द फिजिकल एजुकेशन शुड बी मेड एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द जनरल एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। प्ले फील्ड्स इन द स्कूल एंड कॉलेजेस शुड बी डेवलप्ड। अब प्ले फील्ड होना तो बहुत जरूरी है। इंडोर गेम तो आप एक कमरे के अंदर खेल सकते, लेकिन आउटडोर गेम का क्या, फुटबॉल जैसी गेम का क्या, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी जैसी गेम्स का क्या, जो बाहर खेली जा सकती है, कबड्डी इंडोर भी है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉलेजेस एंड स्कूल शुड बी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप, उनको मोटिवेट करने के लिए, है ना, मोटिवेट करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो उनको मिल जाती है, अंदरूनी मोटिवेशन तो उनको मिल जाती है, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या हो गया, कुछ उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइज हो गया ना कुछ, जिनसे उनको मोटिवेट करें, मोटिवेशन मिले और वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। Sports and recreational clubs should be established all over the country at district towns. देखो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एक एसोसिएशन बनेगी, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल आगे स्टेट लेवल पे जाएगी, स्टेट लेवल जो है आगे, अच्छा डिस्ट्रिक्ट जो है डिवीजन लेवल पे भी जाती है, अगर कहीं कहीं डिवीजन हो, जैसे हमारे JNK में डिवीजन होता है डिस्ट्रिक्ट के बाद, ठीक है। देन स्टेट होगा, उसके बाद जो होगा वो नेशनल होगा, ठीक है। नेशनल में से बेस्ट जो होंगे वो इंटरनेशनल जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी जो एसोसिएशन फ्रेम हुई हैं, वहां पे स्पोर्ट्स एथलीट्स निकल रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से ही कुछ चुनिंदा जो हैं वो स्टेट के लिए आगे जाएंगे। स्टेट्स में और थोड़ी एडवांसमेंट मिलती है, स्टेट के बाद नेशनल में और थोड़ा एडवांसमेंट मिलेगा, और मतलब जितना जितना वो हायर स्टेज में जाते जाएंगे उतना उतना एडवांसमेंट मिलता जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट टाउन में जो है कम एसोसिएशंस होना जरूरी है, क्लब, स्पोर्ट्स क्लब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोल एंड कपूर कमेटी 1960। देन नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NSNIS 1961। इसमें एक सबसे मिसकंसेप्शन वाली बात क्या है कि जो लोग डिप्लोमा करते हैं कोचिंग का 1 ईयर का या 6 मंथ्स का, वो लोग कहते हैं, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, कहते हैं हमने NIS किया है, शॉर्ट NIS किया है, लॉन्ग NIS किया है। भाई साहब NIS किया है, NIS क्या चीज है, NIS तो इंस्टीट्यूट का नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज नोन एज NIS। वो क्या है, टोटल पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो आप ऐसा मत करो, बोलो कोचिंग किया, डिप्लोमा किया है कोचिंग का, सिंपल सी बात आप बोलते हैं हमने NIS किया है। भाई 1 साल का NIS का क्या है, और NIS क्या है 1 साल का, भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो था 1961 में डेवलप हुआ था, और ये बना था मोती बाग पैलेस पटियाला में, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड बहुत एडवांसमेंट्स एंड टेक्निक्स की वहाँ एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है, कोचिस को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट वाज सेट अप ऑन द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड वेरियस टीम एंड प्रोड्यूसिंग फर्स्ट रेट कोचिस। कोचिस के लिए ये था NIS, है ना, कोच बनाने के लिए, अच्छे बेस्ट क्वालिटी के कोचिस बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड कोचिंग, द इंस्टीट्यूट आल्सो रिजर्व्स अ सेंटर फॉर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल पर्सनल्स फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट। कुछ ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्रोड्यूस करना बेस्ट कोच को, प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रमोट कैरी रिसर्च वर्क। देखिए, गुड कोच, ट्रेनिंग,
कोचेस देना, कोचेस को ट्रेनिंग देना, उसके बाद रिसर्च वर्क, ठीक है, उसके बाद रीओरिएंटेशन, ओके, सॉरी, to render assistance to various sports bodies in talent identification, talent identify करना, to produce and publish popular literature, वो रिसर्च वर्क में याद आता है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट्स लिखना, लिटरेचर लिखना, ठीक है, टू कैरी आउट रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेन काम क्या था एनआईएस का, दैट इज टू प्रोड्यूस अ गुड कोच, कोचेस के लिए था, और ये कब डेवलप हुआ था 1961 में। देन नेशनल फिटनेस कॉर्प्स एनएफसी, नेशनल फिटनेस कॉर्प वाज डेवलप्ड इन 1965। अब फिटनेस कॉर्प जो था ये कॉम्बिनेशन था, मतलब ये अकेली चीज नहीं थी, ये दो चीजों से मिलकर बनी थी। पहली थी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एनडीएस, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज नेशनल कैडेट क्रॉप। एनडीएस और एनसीसी से मिलकर बनाया गया नेशनल फिटनेस कॉर्प 1965 सॉरी। तो ये जो 1965 में इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, कुछ प्रोग्राम्स रखे थे जो इंटीग्रेटेड स्कीम में इन्वॉल्व किए जाते थे, जैसे कि पहले क्या एक्सरसाइज टेबल, कुछ एक्सरसाइज उन्होंने फ्रेम की थी, ड्रिल एंड मार्चिंग का कंसेप्ट था, लेजियम हो गया, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हो गए, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जंपिंग हो गया, आपका रनिंग, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एथलेटिक्स के ही होते हैं, ठीक है, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग इवेंट्स, गेम्स हो गई, रिलेज हो गया, जिम्नास्टिक फॉर बॉयज एंड फोक डांसेस फॉर गर्ल्स। सिंपल, ये आप जो है ये 11 पॉइंट्स थे, टोटल 11 पॉइंट्स के इन्होंने प्रोग्राम दिए थे। पहला एक्सरसाइज टेबल, ड्रिल एंड मार्चिंग, लेजियम, ऐसे करते 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 आप लिख सकते हैं इसको। तो ये टोटल पॉइंट्स जो थे नेशनल फिटनेस कॉर्प ने, और ये दो चीज़ों से मिलकर बना था, एक नेशनल डिसिप्लिन स्कीम और दूसरा नेशनल कैडेट क्रॉप्स। देन है रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम। इतनी देर तक बोलना अभी बड़ी हिम्मत है। थोड़ी तारीफ तो मैं खुद कर लेता हूँ अपनी। रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम ये बनी थी 1970 टू 1971। ये भी बहुत रेयर है, मैंने एडिशनल इन्फो डाली है ये, ठीक है, एडिशनल डाला हुआ है। तो इन ऑर्डर टू, ये ऐसे 11th में नहीं है, 11th क्लास में ये वाला स्कीम का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लिख सकते हैं, क्या पता आपको आगे आगे फ्यूचर में आपसे पूछा जाए तो आपको तैयार हो जाएगा। तो ये 1970 टू 1971 में बनाया गया था रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम था, क्योंकि उसको रूरल स्पोर्ट्स को डेवलप करने का काम बहुत देर पहले से ही शुरू हो गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नेचुरल टैलेंट है मस्ट बी आइडेंटिफाइड, जो नेचुरल टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करो, एंड एज अ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री रिसाइड्स इन रूरल एरिया, हेंस दिस मेजर सेगमेंट ऑफ द रूरल यूथ मस्ट बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स में जो है रूरल यूथ को डालो, क्योंकि मेन रीजन यही था कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका एंड्योरेंस लेवल, उनका स्ट्रेंथ लेवल, उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, सब बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको प्रमोट कराना रूरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को, ये इसके लिए स्कीम बनाई गई थी। देन आ गया स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी 1970-71 में आई थी। इसका क्या एम था कि जो यंग प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं और जो टैलेंटेड बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और जो एंड टू डेवलप देयर टैलेंट इन द स्पोर्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1970 to 71 इंट्रोड्यूस द स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इसका क्या काम था? दिस स्कीम प्रोवाइड नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड करना। इस स्कीम का क्या काम था? स्कॉलरशिप्स देना, ठीक है। बिसाइड दिस एंड अनदर स्कीम वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी द्वारा भी एक स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी, जिसका एम क्या था? स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना अमंग कॉलेजेस, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए होती है। तो जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज के जो यूथ थे उनको स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड को इंप्रूव कराने के लिए उनमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ये कौन था? यूजीसी देती थी। दिस वाज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ अवार्डिंग स्कॉलरशिप टू टैलेंटेड प्लेयर्स। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई के नाम से जानते हैं। जितने भी प्लेयर्स होंगे, एथलीट्स होंगे, उनको पता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या मायने रखती है वो हम लोगों के लिए। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये HRD के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है।
ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ पे उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर कंट्रोल में आती है। इट वाज असाइंड द रिस्पांसिबिलिटी एंड मेंटेनिंग ऑफ यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टेडियम्स हैं, जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो एशियन गेम्स में बनाए गए थे, 9th एशियन गेम्स में बनाए गए थे, उनको मेंटेन करना, ठीक है, और उनको यूटिलाइज करना, उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर उनको तैयार रखना, ये सब काम किसका था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था। Subsequently, in order to adopt an integrated approach towards the promotion of the development of sports awareness, Society for the National Institute of Physical Education and Sports with merge, वो ये NIS, ये जो NIS, ठीक है, और LNCPE यानी कि LNUP जिसे आप कहेंगे, इन दोनों को मर्ज किया गया था। वाज मर्ज विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको किसका? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इसको मर्ज किया गया 1987 में, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स ऑफ द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, तो लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री विद, ये वही बात आ गई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बनाए गए थे 9th एशियन गेम में, उसमें इनको ध्यान रखना था, ठीक है। कैरी आउट स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, रन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, assist the Indian Olympic Association and various national sports federation। देखिए मैंने जो ये टर्म्स लिखी है ना, इसको अपने हिसाब से तो बहुत इजी वे में लिखी है ताकि आपको याद करने में और लिखने में कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो इसमें मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रहता है कि इनका नाम अलॉन्ग विद देयर डेट्स और अलॉन्ग विद देयर ईयर्स एंड डेट जो भी है वो हमें पता होनी चाहिए, और दूसरा जो है इसका मेन एम पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एंड असर्शन में हमसे पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा ऐसा था और क्या मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, किसके साथ मर्ज हुआ था, अगर वो रीजनिंग असर्शन में आता है यूजीसी के, तो इसलिए हमें एक बार पढ़ लेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा इसका, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो डेवलप हुई थी 1984 में। इसको 1987 में मर्ज कर दिया गया था एनआईएस के साथ और एलएनसीपी के साथ या एलएनयूपी के साथ, इसको मर्ज कर दिया था। ये डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में आती है, ठीक है। तो 1984 में ये डेवलप की गई थी। काफी है इतना हमारे को। देन नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, इट इज अ लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984, 2001 और 2007। अभी द स्टेट गवर्नमेंट इन कंजक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट, द ओलंपिक सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ और ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ और जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उन्होंने एक ट्विन ऑब्जेक्टिव को परस्यू किया, और वो क्या था? पहला, ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट एंड अचीविंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। वैसे नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो 1984 में, मैंने पहले ही बता दिया था कि 1984 में ये आई थी, 2001 और 2007 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई थी। तो ये मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और एक इजीली आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो नेशनल स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनको एग्जाम्पशन थी इनकम टैक्स की, ठीक है। और मीडिया, मास मीडिया का रोल था कि प्रमोट करना, पॉपुलराइज करना स्पोर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद काफ़ी मैंने लिखा है, इसके पॉइंट्स लिखे हैं। इस चीज़ को हर एक को एक बार देखने में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगी और लंबी चीज़ हो जाएगी। आप इसको क्लियर एक बार आप पढ़ोगे ना, जितने मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब बनी थी। इट वाज फ्रेम्ड ऑन 1984। अब इसमें एक पॉइंट ये वाला इजीली लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट कि स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल्स विल सेट अप एंड अप्रोप्रिएट इंटर स्कूल लेवल कंपटीशन, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस स्ट्रक्चर वुड बी इंट्रोड्यूस एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। देन ये फॉर द डेवलपमेंट एंड ब्रॉड बेसिंग स्पोर्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थ्रू आउट द कंट्री इज बेसिक रिक्वायरमेंट। आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, इस बारे में ईजी है। देन नेशनल सीनियर्स, सब जूनियर्स, ठीक है। सीनियर्स कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था स्पोर्ट्स पॉलिसीज में, स्पोर्ट्स को डिवाइड किया गया था कि इस कंपटीशन में खेले जाएंगे, नेशनल लेवल पे खेला जाएगा, जूनियर होगा, सब जूनियर होगा, जूनियर होगा, सीनियर होगा, ठीक है। नेशनल फेडरेशन के मैचेस वगैरह ये चीज़ें भी इंक्लूड हुई थी इसके अंदर।
पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इवेंट, इनको प्रमोट करना, मतलब हमारी जो गेम्स हो रही हैं उनको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कराना, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कराना, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट कराना, ये भी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत में आता था। फिर स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा जो कोचिज को, जजेस को या फिर रेफरीज को जो अदर देन जो कंडक्ट करवाते हैं कंपटीशन को, उनके लिए भी इंसेंटिव्स, उनके लिए भी फाइनेंशियल कंडीशन देना और उनका एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना, ये भी काम नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का था। ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। तो जितने भी फंड मिलते थे एथलीट्स को, कोचिज को, वो सब 100% एग्जाम्पशन होती थी उनकी इनकम टैक्स को लेके। मास मीडिया का रोल जो था वो प्रोवाइड करना, पॉपुलराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक। तो ये सब चीजें जो थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत आती थी। तो गाइज ये सब था आज का प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो मैंने बहुत क्लियर वे में आपको समझाया है। तो मैं प्लीज़ आपसे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th का तो ये तो बहुत मैंने डीपली समझा दिया है, इतना डीप आपको है नहीं है, बट अब समझा आपने डीप है तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपको बहुत कुछ लिख सकते हैं इस बारे में, तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो बेसिक मैंने टोटली क्लियर किया है आपका। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमने सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात की थी। तो अगर आपको लगता है कि हमें जो मॉडर्न है अपना एंशंट के बारे में बात करनी चाहिए, ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल पीरियड और मेडिवल पीरियड के बारे में भी बात करनी है, आप ज़रूर मुझे बताओ, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको पता ही है सब्सक्राइब चैनल का नाम क्या है, फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। और वीडियोस में डालूंगा, कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़े से शॉर्ट करी जाए। अभी बहुत लंबी वीडियो चली जाती है तो मे बी मेरे को लगता है कहीं कहीं लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो कुछ मेरी तरफ से तो मैं बोर नहीं होने देता, बट आपको लगता है तो कोई बात नहीं, पास करके देखिए, बट देखिए ज़रूर, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।